आज की वीडियो में मैं अवतार 3 की पूरी कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जेक के छोटे बेटे लुआक को देखते हैं, जो मां आयवा के साथ अपना बंधन जोड़कर अपने भाई की रूह से मिलने की कोशिश करता है। वे दोनों यादों में खूब मस्ती करते हैं। यहाँ ये साफ पता चलता है कि लुआक अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा है और वो बेहद भावुक है। वहीं दूसरी तरफ उसकी मां नेतेरी भी नेतेयम की याद में डूबी हुई है और उसका रो रो कर बुरा हाल है। अगर जेक की बात करें तो वो अभी भी युद्ध की तैयारियों में लगा हुआ है। दरअसल युद्ध की वजह से जितने भी इंसानी हत्यारे या मशीनें समुद्र के अंदर रह गई थीं, जेक उन्हें खोज खोज कर बाहर निकाल रहा है। हम देखते हैं कि जब जेक और उसके बेटे इन खतरनाक हथियारों को इकट्ठा करके कबीले के सरदार के पास लाते हैं तो सरदार उन पर भड़क जाता है। उसका कहना था कि ये समय शोक मनाने का है और तुम लोग युद्ध का सामान इकट्ठा कर रहे हो। रही बात इन हथियारों की, तो सरदार की पत्नी जेक को चेतावनी देती है कि वो इन धातु से बने हथियारों को हाथ भी नहीं लगा सकती। मेटकाइना कबीले की मान्यता है कि अगर वे इन बाहरी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे तो उनके शरीर और आत्मा में जहर फैल जाएगा। खैर जो भी हो, जेक और उसके साथी फिर से तैयार थे। उन्हें डर था कि आकाशवासी कहीं दोबारा पूरी ताकत से हमला न कर दें। वहीं दूसरी तरफ हम आकाशवासियों के कैंप को देखते हैं, जिसमें कर्नल क्वारिच, कैप्टन और जनरल सब मौजूद थे। पिछले युद्ध में कर्नल और कैप्टन तो बच गए थे, लेकिन उनके बाकी साथी मारे गए थे। वे समुद्र की गहराइयों में नावी लोगों की लाशें ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें किसी की भी बॉडी नहीं मिलती। इससे कर्नल को यकीन हो जाता है कि जेक और उसका परिवार जिंदा बच निकला है। दृश्य बदलता है और हम फिर से जेक और नेतरी को देखते हैं। नेतरी अपने बेटे के गम में टूट चुकी है, लेकिन जेक अब भी उन इंसानी हथियारों को जमा कर रहा है। जेक का मानना है कि वो अपने दुश्मनों के आधुनिक गोले बारूद का जवाब सिर्फ चाकू तीर से नहीं दे सकता। इसलिए चाहे परंपरा कुछ भी कहे, वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये हथियार इस्तेमाल करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके कबीले के पास कुछ विंड ट्रेडर्स यानी सौदागर आते हैं। ये लोग अलग अलग जगहों पर अपना बाजार लगाते हैं और सामान बेचते हैं। जब नावी लोग खरीदारी कर रहे होते हैं, तभी जेक एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपने बच्चों को बताता है कि उसने स्पाइडर को वापस स्पेसशिप पर भेजने का निर्णय लिया है। दरअसल स्पाइडर कर्नल क्वारिच का बेटा है, यानी एक इंसान। वो पेंडोरा के वातावरण में बिना मास्क के सांस नहीं ले सकता। उसका जीवन हमेशा उस ऑक्सीजन मास्क पर निर्भर रहता है और कई बार बैटरी खत्म होने पर उसकी जान पर बनाती है। इसलिए जेक ने सोचा कि उसकी सुरक्षा के लिए उसे वापस इंसानों के पास भेजना ही बेहतर होगा। लेकिन जेक के इस फैसले से लुआक बहुत नाराज होता है। स्पाइडर खुद भी उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जेक अपना फैसला सुना चुका था, इसलिए स्पाइडर को भारी मन से जाना ही था। जेक चाहता था कि स्पाइडर इन सौदागरों के साथ सुरक्षित चला जाए, इसलिए वो सौदागरों के सरदार से मिलता है और बताता है कि वो और उसका परिवार भी कुछ दूर तक उनके साथ जाएंगे। आखिरकार सरदार राजी हो जाता है। जेक अपने पूरे परिवार के साथ स्पाइडर को छोड़ने के लिए निकलता है। हम देखते हैं कि सफर की शुरुआत में सब खुश थे, एक तरह से जश्न मनाते हुए जा रहे थे। लेकिन उधर कर्नल को उनकी भनक लग चुकी थी। उसके एक साथी ने उसे बताया कि एक वीडियो इंटरसेप्ट हुआ है, जिसमें सौदागरों के साथ जेक की फैमिली भी दिखाई दे रही है। वो कहता है कि अब जेक नहीं बचेगा और वो तुरंत हमले की तैयारी करता है। लेकिन कर्नल के पहुंचने से पहले ही कुछ खूंखार लुटेरे उन सौदागरों पर हमला कर देते हैं। दरअसल ये लुटेरे ज्वालामुखी क्षेत्र में रहने वाले मैंगकवान कबीले से थे, जिसे राख कबीला भी कहा जाता है। ये लोग बेहद खतरनाक हैं और इनकी लीडर का नाम वारांग है, जो बहुत क्रूर है। यहाँ पर जेक और उसका परिवार उन लुटेरों से जमकर लड़ता है, लेकिन लुटेरे उन पर भारी पड़ते हैं। वे जेक की सवारियों को आग लगा देते हैं, जिससे नेतरी घायल होकर जंगल में गिर जाती है, क्योंकि उसे तीर लगा था। वहीं स्पाइडर, लुआक और किरी साथ में थे, लेकिन उनकी सवारी पर भी हमला होता है और वे भी नीचे घने जंगल में जा गिरते हैं। तभी वे देखते हैं कि उन्हें ढूंढते हुए वारांग और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। अफरा तफरी में स्पाइडर का मास्क कहीं गिर जाता है और वो उसे भूल जाता है। बिना मास्क के स्पाइडर का दम घुटने लगता है और अगर उसे मास्क नहीं मिला तो वो मर जाएगा। इसी बीच कर्नल भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि स्पाइडर का मास्क खो गया है। चूंकि स्पाइडर उसका अपना बेटा है, कर्नल चिंता में पड़ जाता है। अब दुश्मन होते हुए भी वे स्पाइडर को बचाने के लिए एक साथ निकल पड़ते हैं।
दूसरी तरफ नेत्री बुरी तरह घायल थी, लेकिन उसे होश आ जाता है। वो अपनी जख्मी हालत में ही अपनी सवारी पर चढ़कर अपने बच्चों को ढूंढने निकल पड़ती है। उधर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से स्पाइडर की हालत बदतर होती जा रही थी। वो लगभग मरने ही वाला था। तभी किरी की नजर मां आयवा के एक चमकते हुए पत्ते पर पड़ती है। उसे देखते ही किरी को कुछ अजीब सा एहसास होता है। वो उस शक्ति के साथ अपना बंधन जोड़ती है और स्पाइडर को जमीन पर लिटाकर मां आयवा की शक्तियों से उसे ठीक करने की कोशिश करती है। और यहाँ एक चमत्कार होता है। हम देखते हैं कि आयवा की शक्ति स्पाइडर के अंदर समा जाती है और वो फिर से सांस लेने लगता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वो बिना मास्क के भी पेंडोरा की हवा में सांस ले सकता था। ये देखकर किरी बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वहां अचानक वारांग आ धमकती है और उन पर हमला करके उन्हें पकड़ लेती है। इतने में जेक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके बच्चों को राख कबीले के लुटेरों ने पकड़ लिया है। जेक कर्नल से कहता है कि वो हमला न करे और उसके हाथ खोल दे, वरना वे स्पाइडर को मार देंगे। स्पाइडर को बिना मास्क के सांस लेते देख वारांग भी हैरान थी। उसका कहना था कि ये आकाशवासी है, इनके लिए तो यहाँ की हवा जहर है, फिर ये जिंदा कैसे है? तभी किरी बताती है कि ये सब मां आयवा की कृपा से हुआ है। वारांग उनकी देवी का मजाक उड़ाती है। मौका देखकर जेक और कर्नल उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वारांग अपनी चोटी की शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उन्हें फिर से काबू में कर लेती है। वारांग कर्नल के पास मौजूद बंदूक को देखकर हैरान थी। उसे वो हथियार दिलचस्प लगता है, इसलिए वो कर्नल को वो गन चलाने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए कर्नल उसे गन चलाना सिखा देता है। वारांग उस शक्ति को पाकर बहुत खुश होती है और वे खुशी से नाचने लगते हैं। तभी किरी, जो चुपचाप बैठी थी, धीरे से मां आयवा के साथ बंधन बनाती है। आयवा की शक्ति से वहां मौजूद कटीले पेड़ों से नुकीले कांटे निकलते हैं और लुटेरों के ऊपर जाल की तरह गिर जाते हैं, जिससे कई लुटेरे मारे जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जेक अपने बच्चों को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। वारांग देखती है कि उसके शिकार भाग गए हैं, जिससे वो आग बबूला हो जाती है। दूसरी तरफ नेत्री किसी तरह अपने कबीले के पास पहुंच चुकी थी। वो घायल थी और उसका इलाज चल रहा था, लेकिन होश आते ही वो फिर से बेचैन हो जाती है। वो घायल होने के बावजूद जेक और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जबरदस्ती अपने कुछ साथियों के साथ निकल पड़ती है। उधर वारांग अपने साथियों के साथ जेक का पीछा कर रही थी। हम देखते हैं कि जेक नदी के रास्ते सभी को लेकर एक सुरक्षित जगह पर जाता है, जहां वे रात बिताते हैं। यहीं पर जेक कर्नल को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि कर्नल अपनी नफरत और जिद छोड़ दे। कर्नल अभी उनके साथ था, लेकिन फिर भी वो जेक को पकड़ने और मारने की ही बातें कर रहा था। जेक उसे बहुत समझाता है कि इस नई दुनिया में जीने के लिए उसे बदलना होगा। अगली सुबह नेत्री अपने लोगों के साथ उन्हें ढूंढ लेती है। परिवार को एक साथ देखकर सभी बहुत खुश और भावुक होते हैं। इसके बाद जेक अपने परिवार और कबीले के लोगों के साथ वापस अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल भी वहां से अलग होकर अकेला अपने स्पेसशिप पर लौट जाता है। अब आकाशवासी स्पाइडर को देखकर सन्न थे कि आखिर वो बिना मास्क के जिंदा कैसे है। जेक और उसके साथ के वैज्ञानिक भी इस बात पर रिसर्च कर रहे थे कि ये चमत्कार कैसे हुआ। हालांकि ये सब किरी ने किया था, लेकिन खुद किरी भी सोच में पड़ी थी कि उसने ये सब कैसे कर दिया। तभी जेक किरी को उसकी असलियत बताता है। वो उसे बताता है कि वो उसकी सगी बेटी नहीं है, बल्कि वो ग्रेस के अवतार की बेटी है, जिसके पास मां आयवा का सीधा आशीर्वाद है। यानी किरी को आयवा की बेटी बताया जाता है। लेकिन अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। नेत्री स्पाइडर की वजह से बहुत परेशान थी। उसका मानना था कि अगर आकाशवासियों को इस बात का पता चल गया कि एक इंसान बिना मास्क के इस ग्रह पर सांस ले सकता है, तो वे स्पाइडर को पकड़कर उसका डीएनए टेस्ट करेंगे। इसलिए नेत्री जेक से कहती है कि वो स्पाइडर को मार दे, नहीं तो ये सबके लिए मुसीबत बन जाएगा। लेकिन जेक उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो स्पाइडर को अपने बेटे जैसा ही मानता है। कहानी के दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि इंसानी कैप्टन फिर से तुलकुन व्हेल जैसे जीव का शिकार करना शुरू कर देता है। वो लालच में ढेर सारे तुलकुन को मार डालता है और उनके दिमाग से वो कीमती येलो लिक्विड निकालकर बेचता है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। इस कत्लेआम को देखकर मेटकाइना कबीले का सरदार शाम को एक सभा बुलाता है। युद्ध में बहुत सारे लोगों और जीवों की जान गई थी, इसलिए सरदार सारा इल्जाम पायाकन का तुलकुन दोस्त पर लगाता है।
सरदार फैसला सुनाता है कि वो पायाकन को अपने कबीले और समुद्र से निकाल देंगे। सभा के इस कठोर फैसले से पायाकन वहां से चला जाता है, लेकिन इस वजह से लोआक गुस्से से भर जाता है। वो यहाँ पर सबके खिलाफ हो जाता है, यहाँ तक कि अपने पिता और सरदार के भी, क्योंकि वो जानता था कि पायाकन ने लड़ाई में उनकी जान बचाई थी और ये बात जेक को भी अच्छी तरह पता थी। जेक गुस्से में आकर अपने बड़े बेटे नेत्यम की मौत का सारा दोष लोआक पर मर देता है। जेक का मानना है कि अगर लोआक ने उस निर्वासित तुलकुन पायाकन से दोस्ती न की होती और आकाशवासियों का ध्यान अपनी ओर न खींचा होता तो नेत्यम उसे बचाने के चक्कर में कभी नहीं मारा जाता। पिता के मुंह से ये कड़वा सच सुनकर लोआक भीतर तक टूट जाता है और भावुक हो उठता है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच नेत्री अपने पति जेक पर बरस पड़ती है। वो जेक को चेतावनी देती है कि वो उनके बेटे पर इतना बड़ा लांछन न लगाए। नेत्री का गुस्सा और नफरत अब स्पाइडर की ओर मुड़ जाता है। उसे लगता है कि स्पाइडर ही इन सारी मुसीबतों की जड़ है। नेत्री स्पाइडर को खत्म करने का मन बना लेती है। उसकी नजर में स्पाइडर अब भी एक आकाशवासी है और आकाशवासी कभी नहीं बदल सकते। लेकिन जेक बीच बचाव करता है। वो नेत्री को समझाता है कि स्पाइडर भले ही इंसान है, लेकिन उसका दिल उनकी तरह है, वो दुश्मनों जैसा नहीं है। इसी दौरान कर्नल क्वारेच अपनी बदले की आग में जल रहा है। वो जेक को ढूंढने के लिए आसपास के कई कबीलों पर क्रूरता से हमले करता है और उनके घरों को जलाकर राख कर देता है। जब उसे महसूस होता है कि जेक को ढूंढना इतना आसान नहीं है, तो वो एक नई रणनीति बनाता है और राख कबीले की ओर रुख करता है। कर्नल अपने साथ हथियारों से भरा एक बैग लेकर वहां पहुंचता है। जैसे ही वो राख कबीले के क्षेत्र में कदम रखता है, वहां के लोग उसे बंदी बना लेते हैं और अपनी रानी वरांग के सामने पेश करते हैं। वरांग कर्नल को वहां देखकर हैरान रह जाती है। वरांग कर्नल को अपनी दास्तां सुनाती है कि कैसे वो और उसका कबीला इतना निर्दयी बन गया। वो बताती है कि बहुत समय पहले उनके इलाके में भीषण आग लगी थी और भूखमरी फैल गई थी। सब कुछ तबाह हो रहा था। उन्होंने माँ एवा से बहुत प्रार्थना की, लेकिन एवा ने उनकी पुकार नहीं सुनी। एवा की इस बेरुखी ने वरांग के दिल में नफरत भर दी। उसका मकसद पूरी दुनिया को राख में मिलाना था, ताकि सिर्फ उसी का राज चले। कर्नल को वरांग में अपना फायदा दिखता है। वो बताता है कि उसका मकसद जेक सुली और उसके परिवार को खत्म करना है। दोनों के बीच एक घातक समझौता होता है। कर्नल उन्हें आधुनिक हथियार देता है और राख कबीले को बंदूकें चलाना सिखाता है, जिससे एक खूंखार सेना तैयार होने लगती है। दूसरी ओर लोआक अब भी अपने मित्र पायाकन के लिए उदास है। तभी उसके मित्र सरदार की बेटी उसे खबर देती है कि एक तुलकुन ने पायाकन की आवाज सुनी है। ये सुनते ही लोआक बिना किसी को बताए अकेले ही पायाकन को ढूंढने निकल पड़ता है। उसके मित्र और उसके भाई भी उसकी सुरक्षा के लिए पीछे पीछे चल देते हैं। जब मैटकाइना कबीले के सरदार को ये पता चलता है तो वे बहुत घबरा जाते हैं। जेक उन्हें ढूंढने जाना चाहता है, लेकिन सरदार उसे रोक देते हैं, क्योंकि समुद्र में खतरा बहुत ज्यादा है और उन्हें बाकी तुलकुन मछलियों की भी रक्षा करनी है। इधर किरी और स्पाइडर जंगल में भटकते हुए अनजाने में राख कबीले के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। वहां के खूंखार लोग उन पर हमला कर देते हैं। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्नल स्पाइडर को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद कर्नल की नई फौज नाविकों और जेक के परिवार को चारों तरफ से घेर लेती है। जेक के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वो कर्नल से शर्त रखता है कि अगर वो बाकी सबको छोड़ दे तो वो खुद को उसके हवाले कर देगा। वो जेक और स्पाइडर को लेकर अपने विशाल स्पेसशिप पर चला जाता है। स्पेसशिप पर जनरल आर्डमोर कर्नल को राख कबीले के लोगों के साथ देखकर भड़क जाती है, लेकिन कर्नल उन्हें अपना सहयोगी बताता है और वहां जीत का जश्न मनाया जाता है। समुद्र में लोआक और सरदार के बच्चों पर भयानक समुद्री जीवों का हमला होता है। जब लोआक मौत के करीब होता है, तभी पायाकन वहां पहुंचकर उन जीवों को मार भगाता है और लोआक की जान बचाता है। उधर इंसानी वैज्ञानिक और कैप्टन एक बड़ी साजिश रच रहे थे। उन्हें पता चलता है कि तुलकुन मछलियों का एक पवित्र त्योहार आने वाला है, जहां वे सब एक जगह इकट्ठा होंगे। कैप्टन इसे एक ही बार में सभी तुलकुन को मारने का सुनहरा मौका मानता है। जहाज का डॉक्टर इसका विरोध करता है, लेकिन उसे जबरदस्ती इस योजना में शामिल किया जाता है। नेतिरी अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। वो अपने पति को बचाने का फैसला करती है।
वो राख कबीले के एक योद्धा का वेश बनाकर स्पेसशिप में घुसपैठ करती है। वो सीधे रानी वरांग के तंबू में पहुंचती है और उसके गले पर चाकू रखकर जेक का पता पूछती है। तभी वहां कर्नल आ जाता है। नेत्री वहां से भागती है और पूरे जहाज पर अकेले ही तबाही मचा देती है। इसी अफरा तफरी में स्पाइडर अपनी कैद से भाग निकलता है। वो डॉक्टर, जिसका जमीर जाग चुका था, वो भी बगावत कर देता है और जेक को आजाद करा देता है। जेक और डॉक्टर एक टैंक के पीछे छिपते हैं, लेकिन जनरल आर्डमोर उस टैंक को मिसाइल से उड़ाने का आदेश देती है। तभी स्पाइडर वहां आ जाता है और टैंक के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। वो ललकारता है कि अगर मारना है तो उसे भी मारे। इंसान स्पाइडर को उसकी विशेष बॉडी और रिसर्च के कारण जिंदा चाहते थे, इसलिए वे हमला रोक देते हैं। जेक इस मौके का फायदा उठाकर स्पाइडर के साथ भाग निकलता है। जनरल गुस्से में पागल होकर सबको मार डालने का आदेश देती है। ऐन वक्त पर नेत्री वहां पहुंचती है और अपने अद्भुत कौशल से उन्हें बचाकर जंगल की ओर ले जाती है। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर जेक एक बहुत ही कठोर निर्णय लेता है। उसे लगता है कि स्पाइडर की मौजूदगी पूरे ग्रह के लिए खतरा है, क्योंकि इंसान उसकी मदद से यहां बसना चाहते हैं। भारी मन से जेक स्पाइडर को मारने के लिए जंगल में ले जाता है, लेकिन उसका पितृ प्रेम उसे ऐसा करने से रोक देता है। नेत्री भी भावुक हो जाती है और वे कोई दूसरा रास्ता खोजने की बात करते हैं। अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प था। जेक एक प्राचीन गुफा में जाता है और वहां मौजूद सबसे भयानक जीव तोरुक को अपने वश में कर लेता है। तोरुक मक्तों के रूप में जब वो कबीले में लौटता है तो सभी में नया जोश भर जाता है। जेक युद्ध का शंखनाद करता है, लेकिन समस्या ये थी कि तुलकुन मछलियां अहिंसावादी थी। लोआक और सरदार की बेटी एक घायल तुलकुन को लेकर तुलकुन देवी रानी के पास जाते हैं। घायल तुलकुन बताता है कि कैसे शिकारियों ने उसके परिवार को मार डाला। ये सुनकर देवी का क्रोध जाग उठता है और वो युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। समुद्र में अंतिम महायुद्ध शुरू होता है। आकाशवासियों का बेड़ा पूरी ताकत के साथ आता है, लेकिन इस बार तुलकुन देवी सबसे पहले हमला करती है और एक विशाल जहाज को नष्ट कर देती है। नावी सेना भी टूट पड़ती है। लड़ाई भीषण होती है। तभी कर्नल अपनी राख कबीले की फौज के साथ वहां पहुंचता है और नेत्री व उसकी बेटी को फिर से घेर लेता है। स्थिति बिगड़ते देख किरी समुद्र की गहराइयों में जाकर मां एवा का आह्वान करती है। एवा उसकी पुकार सुनती है और अपनी शक्ति से असंख्य समुद्री जीवों को भेजती है। ये जीव इंसानी जहाजों को तहस नहस कर देते हैं। कैप्टन मारा जाता है। अंत में जेक और कर्नल के बीच आमने सामने की लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान स्पाइडर खाई में गिरने वाला होता है। कर्नल उसे बचाता है और जेक उन दोनों को ऊपर खींचता है। इस पल में कर्नल को अपनी गलतियों का एहसास होता है। आत्मग्लानि और हार स्वीकार करते हुए वो खुद को नीचे धधकती आग में झोंक देता है। आकाशवासियों का अंत हो जाता है। नावी और तुलकुन एक बार फिर स्वतंत्र हो जाते हैं। चारों तरफ शांति छा जाती है और एक नई शुरुआत के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है।